नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डी30 में। आज का दिन है शुक्रवार। एग्रीकल्चर या इकोनॉमी में, दोनों में ये टॉपिक आप शामिल कर सकते हैं। भूगोल का भी ये टॉपिक है। आज एग्रीकल्चर का डे है या अदर्स टॉपिक को हम करते हैं। आज जो टॉपिक है इसमें संस्थानों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर जो संस्थाएं हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 10 प्रश्न करंट अफेयर के भी देखेंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा, भारतीय सब्जी वाला जो संस्थान है वो वाराणसी, मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान पटना। कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान पटना में नहीं है, बल्कि ये जो संस्थान है ये आपका रांची में पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रांची में है और भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद का संस्थान भी यहीं पे है। लाख वाला भी, राल वाला और गोंद वाला। तटीय ये गोवा में है और सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में कई बार पूछा गया है। मक्का याद रखिएगा ये लुधियाना में है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो ऐसे याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? द्वीपीय की बात हो रही है, यानी कि कहीं द्वीप पे ही होगा। तो तीनों खैर ऐसा ही दिया है, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर और पांडिचेरी। ये जो संस्थान है ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। 23 जून 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। जिन प्रश्नों में स्थापना का पूछे जाने का स्कोप है वहां पर मैंने स्थापना के बारे में प्रश्न बना दिया है। तो पोर्ट ब्लेयर में ये द्वीपीय कृषि, जो द्वीप से संबंधित कृषि का अनुसंधान है, वो यहाँ पर होता है, ऐसा संस्थान है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में जो कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान है, सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1930 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है या ये जो है बिल्डिंग, ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ बहुत व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है, इनके कार्य आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो करंट में जब ये चर्चा में आएंगे तो उससे प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, अनार आप लोग खाते हैं ना, तो जो अनार अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर, सोलापुर में है क्या? सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये दिया हुआ है कि ये अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, अप्रैल 2000 में, जो बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है। और इसकी स्थापना 16 जून 2005 को हुई थी, सोलापुर में जो है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए केला अनुसंधान केंद्र क्या है, कहाँ है, तो ये त्रिची में पड़ता है। त्रिची पड़ता है तमिलनाडु में। 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यह स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। कोलकाता के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। 13 अप्रैल 1953 को इसकी स्थापना की गई थी और ये जो संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो NBRI को बोलते हैं, लखनऊ में ये स्थित है। आपको कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है, कोलकाता नहीं पहुंचना है। कोलकाता में कौन सा है जरा बताइएगा। अभी मैंने करंट में इसको 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था, है ना। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर, राष्ट्रीय काजू पुत्तूर, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल और मृदा, भारतीय मृदा संस्थान ये भी भोपाल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा असुमेलित है। इसमें भोपाल वाले दोनों संस्थान सही है, याद कर लीजिए, अभियांत्रिकी और मृदा विज्ञान। काजू भी सही है, ये पुत्तूर में है। और जो पुत्तूर है ये आपका कहाँ पड़ता है? पुत्तूर कर्नाटक में पड़ता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ये मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसकी स्थापना की तिथि भी दी हुई है, ये 2001 में 6 जून को। और काजू वाला जो है ये 86 में 18 जून को। और जो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है ये 15 फरवरी 1976 को। इनमें से सबसे पुराना यही हो जाएगा। बाकी मृदा वाला जो संस्थान है ये 88 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
प्रश्न को बहुत संभाल के पढ़िएगा और बहुत सही से ध्यान से करिएगा, तुरंत इसका उत्तर आप लोग करनाल टिक करेंगे। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, बेशक बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी स्थापना वहां पर नहीं हुई थी। इसकी स्थापना जो है वहां पर नहीं हुई थी। व्याख्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो संस्थान है ये 1923 में बंगलौर में स्थापित किया गया था। 36 में इसका विस्तार किया गया और इसका नाम इंपीरियल डेयरी संस्थान रखा गया। फिर 1955 में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित किया गया और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो 1955 में ये हरियाणा में पहुंचा। स्थापित कहाँ हुआ था? बैंगलोर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1923 बंगलौर सही उत्तर हो जाएगा। तो हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत हो जाते हैं। है कहाँ वो अलग बात है, हो सकता है स्थापित कहीं अलग किया गया हो, जैसे इसके साथ ऐसा है, सारे के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? मध्य प्रदेश में, लेकिन इसमें चारों स्थान मध्य प्रदेश के ही दिए हुए हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सिटी, इंदौर को किस लिए जाना जाता है? कमेंट में बताना। 1987 में यहाँ पर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है ना, 1987 में। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, कोट्टायम कहाँ पड़ता है? कोट्टायम जो है वो केरल में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु। भारतीय दलहन बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, कानपुर। तिलहन हैदराबाद। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चाय वाला जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये जोरहाट में है, चिकमंगलुरु में नहीं है। चिकमंगलुरु में ये चाय वाला नहीं है, यहाँ पे कॉफी वाला चिकमंगलुरु में है। तो कॉफी वाले लोग चिकमंगलुरु याद रखें, और चाय पीने वाले जो चाय के आशिक हैं, आशिकी भी बड़ी होती है चाय और कॉफी की लोगों को। और चाय के आशिक तो बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, उनको तलब लगती है चाय की। और उनमें से एक बहुत बड़ा आशिक या मजनू मैं भी हूँ चाय का। पर मुझे चाय पत्ती चाहिए, मुझे दूध वाली चाय नहीं चाहिए। एक चुटकी चाय पत्ती आप उबाल के बस दे दीजिए, किसी तरीके से काम चल जाता है। तो अगर मैं आपसे मिलूं तो आप मेरा जो आवभगत करना है बहुत सस्ते में निपटा सकते हो। 20-25 पैसे का खर्चा उसमें लगेगा, 50 पैसे रख लीजिए, बाकी गैस खर्च होगी, उसका दाम मत जोड़िएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में ये जो दिया है ये गलत है, ये जोरहाट में है। 1911 में इसकी स्थापना, असम में जोरहाट पड़ता है। दलहन वाला ये कानपुर में है, इसका सन भी याद कर लीजिए, हो सकता है आप सन से प्रश्न बन जाए। 83 में स्थापना। तिलहन वाला हैदराबाद में है, तेलंगाना में अब पड़ता है। 1967 में इसकी स्थापना। रबर वाला 1955 में कोट्टायम केरल में स्थापित किया गया था। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पर रेशम से संबंधित चीजें हैं, तो बनारसी साड़ी रेशम की जो है वो बहुत मशहूर है ना। तो ये आप यहाँ पे वाराणस में टिक कीजिएगा। ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। और जो ये एक यहाँ पे दिया है मेहंदी पाथर, मेहंदी पाथर में केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा अगर ईरी पूछा जाएगा। मेहंदी पाथर मेघालय में पड़ता है, तो केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान ये मेहंदी पाथर मेघालय में है। और ये जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कुफरी में स्थित है। और कुफरी जो स्थित है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है या हिमाचल प्रदेश या पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो कुफरी पड़ता है शिमला में, और शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1949 में अगस्त में इसकी स्थापना की गई थी। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय काफी अनुसंधान केंद्र कोची, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? असुमेलित युग्म आपको बताना है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। लेकिन गन्ना प्रजनन जो संस्थान यहाँ पे कोयम्बटूर दिया हुआ है, क्या ये गलत है? ये भी बिल्कुल सही है। गन्ना वाला एक यहाँ पर है, तो ये प्रजनन नहीं है, वो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो लखनऊ में, वो ठीक है। ये प्रजनन है, ये भी सही है। केंद्रीय काफी अनुसंधान जो केंद्र है ये चिकमंगलुरु में है, अभी मैंने बताया। तो कोच्चि यहाँ पर गलत दिया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। तंबाकू वाला राजमुंद्री में है, ये बिल्कुल सही है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय काफी अनुसंधान केंद्र कोच्चि जो दिया है गलत है, क्योंकि ये चिकमंगलुरु में है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तंबाकू वाला 1947, भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होते ही राजमुंद्री में कहा तंबाकू की व्यवस्था करो भाई, चुनही खाई जाए। तो वही वाली स्थिति इसमें हुई है 47 में, तुरंत इसको स्थापित किया गया।
गन्ना प्रजनन आपसे पूछा जाए तो साउथ के गन्ने जो होते हैं मोटे गन्ने होते हैं, ज्यादा रसदार गन्ने होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और बाकी जो यहाँ वाला है वो तो आप जानते ही हैं, लखनऊ वाला। और नागपुर में कपास का है 1976 में। अगला जो प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान वाला ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और गन्ना के विषय में उन्नत अनुसंधान करने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्थान के तौर पर यह काम करता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? तो चावल वाला जो संस्थान है, ये आपसे जब भी पूछा जाए तो चावल वाले में ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप रिलेट करने लगते हैं बनारस से, तो बनारस से इसको रिलेट मत करिए। चावल अनुसंधान संस्थान भारत का कटक में है। 1966 में ये कटक पड़ता है उड़ीसा में, और एक पड़ता है स्थान विद्याधरपुर, कटक में विद्याधरपुर। तो अगर विद्याधर कुछ पूछ लिया जाए तो विद्याधरपुर भी याद रखिए, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ये विद्याधरपुर है कटक में, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक मिनट, लेकिन इसकी स्थापना 1 मिनट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत 66 में राष्ट्रीय स्थापना की, लेकिन इसकी स्थापना 23 अप्रैल को तब 60 तो यहाँ पे दो चीजें, ये क्या दे रहा है ये मेरे समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि पहले इसको किया गया, बाद में कृषि अनुसंधान परिषद के तहत इसको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान घोषित किया गया। इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाएगा, जबकि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन यही बात है। जरा आप लोग बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? गेहूं और जौ से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में पड़ता है, करनाल में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में ये गेहूं और जौ के संबंध में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए किस संस्थान के भवन को पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है? पूसा कैंपस संस्थान जो है, ये कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो कैंपस है उसको पूसा कैंपस के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना हेनरी फिलिप्स के द्वारा 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में पूसा में की गई थी। पूसा पड़ता है बिहार में। बाद में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम रखा गया। इंपीरियल मतलब ब्रिटिश का था, तो नाम था। 1934 में बिहार में एक बाढ़ आई, और बाढ़ आने से क्या हुआ, और भूकंप भी वहां पे आया था। नहीं, बाढ़ नहीं आई थी, भूकंप आया था, बाढ़ नहीं आई, भूकंप ही आया था। तो वहां पर इसका जो भवन था, इसकी बिल्डिंग थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई, और इस कारण से इसको फिर स्थानांतरित किया गया नई दिल्ली में। तो उसको पूसा कैंपस नाम दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फिर इसका नाम रखा गया, लेकिन जो कैंपस है उसको पूसा कैंपस नाम दिया गया, जहां पर ये है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाद में 1970 में भारत सरकार ने इसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में नामांकित करके बदल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR कोई छोटी संस्था नहीं है। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के तौर पर यह काम करता है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम बदल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कृषि प्रणाली अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेरठ में स्थित है। कहां पे? मेरठ में। ठीक है। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान भी आपको याद रखना है, वो कहां पर स्थित है। आपको ये भी याद रखना है, आपको बहुत सारे और संस्थान भी याद रखने हैं। तरीका क्या होगा? बार बार वीडियो देखना और लिख के याद करना, लिख लिख कर, तभी ये याद हो पाएगा। क्योंकि आप अलसा जाएंगे और अपने अपने पे बहुत ज्यादा कभी कभी आप विवेकानंद बनने लगते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि बस एक बार पढ़ लिए हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन फेल करवाने में आपकी सहायता करते हैं। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरठ में, ठीक है, मेरठ में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है,
भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र पहली बार किस सन में स्थापित किया गया था? तो ये 1974 की बात है। कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। वो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था 1974 में, और पायलट आधार पर इसको फिर शुरू किया गया था। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में देखा जाए 716 कृषि विज्ञान केंद्र है भारत में। हर जिले में तो कृषि विज्ञान केंद्र है। काम सही से नहीं करता वो अलग बात है, फंड आता है, पैसा खर्च होता रहता है, काम क्या होता है पता नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? बकरियों पर शोध जहाँ पे हो, तो बकरियों पर जो शोध होता है वो मखदूम में एक स्थान है, मखदूम मथुरा में, तो वहां पर होता है बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा में स्थित है, भगवान कृष्ण की नगरी में, मथुरा में बकरी अनुसंधान। वो गाय चराते थे लेकिन बकरी वाला स्थित है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रानी अहिल्याबाई होलकर का संबंध किस समुदाय से था? अभी हाल ही में धनकर समुदाय के लोगों ने रिजर्वेशन की मांग की है ना, और शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ये लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको एसटी घोषित किया जाए जिससे कि इनको रिजर्वेशन मिल सके। गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ये हर जगह मिलते हैं ये लोग। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी धनकर समुदाय के लोग मिलते हैं। तो रानी अहिल्याबाई होलकर का संबंध इसी से था, है ना। कुल जनसंख्या का महाराष्ट्र में देखा जाए तो 9% ये लोग हैं। भेड़ बकरी चराने वाला ये समुदाय है, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में निवास करता है। बाकी यहाँ पर भी मिलते हैं, केवल वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कहा है कि हमको एसटी माना जाए। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है। अब 2021 लिखा है तो इस वर्ष लिखने की जरूरत नहीं, वर्ष में यानी कि 2021 की बात यहाँ पे हो ही गई है। तो इसकी जो थीम रखी गई है इस बार क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ये इस बार की थीम है। लोकल, नेशनल, ग्लोबल, हर स्तर पर युवा लोगों को भागीदार बनाने, भागीदारी और बहुपक्षीय संस्थानों, मल्टी लैटरल इंस्टीट्यूशन और प्रक्रियाओं को समृद्ध करने की बात इस पर की जा रही है। ठीक है। 1999 में महासभा ने युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों का विश्व सम्मेलन एक बुलाया था लिस्बन में। वहीं पर 12 अगस्त को घोषित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, और 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत का युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके लिए है ये प्रश्न, बताना आप। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है रशिया में। रशिया में इसका आयोजन हो रहा है, और 2021 का ये आयोजन है। पहली बार 2015 में इसका आयोजन किया गया था। वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है, 2 सप्ताह तक ये चलता है, 30 देश लगभग इसको पार्टिसिपेट पिछली बार भी किए थे, ऐसे करते हैं। युद्ध ओलंपिक भी इसको कहा जाता है, वार ओलंपिक। तो आपसे पूछ लिया जाए वार ओलंपिक कहाँ पे हुआ इस बार, तो रूस में। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है कि वहां पे सब कुछ कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2060 तक चीन के द्वारा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में मैक्सिमम कटौती कर देना जितना हो सके। और जो आप ये मान सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिनको बंद किया जा सकता है, तो उसको बंद कर देना, ऑफसेट कर देना उसको, है ना। कोयले के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ चले जाना। तो 2060 तक इसने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, देश को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, है ना। अगला जो प्रश्न है, डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन, 130 संस्करण जो होने जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन बताइए, आप कुछ गेस करिए कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा कोलकाता में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोलकाता में इसका आयोजन होगा। 5 सितंबर से 21 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व तो है, लेकिन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और पश्चिम बंगाल सरकार
के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। डूरंड कप भारत के स्तर पर इसको खेला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है, लेकिन कभी पूछा जाए तो भारत स्तर पर 130वां संस्करण है, जिसमें कौन जीतेगा हारेगा बाद में हम लोग देखेंगे जब हो जाए, अभी तो बता नहीं सकते। जैसे बहुत लोग पहले ही मेरिट जारी करने लगते हैं, पेपर होता भी नहीं उसके पहले, तो वही स्थिति है कि जब जो गेम खेला ही नहीं गया तो कैसे। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वास्तव में जब आप देखेंगे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप गए होंगे या नहीं गए होंगे तो आप जाने की कोशिश करिए और हवाई जहाज से उड़ने की कोशिश करिए। दिल्ली हवाई अड्डे पे आप जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल हवाई अड्डे का वास्तव में जो जैसा होता है कि हाँ ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, तो लगेगा वैसा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के तौर पर आपको लगेगा भी, साफ सफाई और चीजें, सुविधाएं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 प्रकाशित किया गया है और उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के जो शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं उनमें इसको रखा गया। और मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है उसको सर्वश्रेष्ठ 100 में जगह मिली है। दिल्ली की रैंकिंग वैसे 45वीं है, विश्व के 44 हवाई अड्डे इससे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। और शीर्ष में जो है, शीर्ष हवाई अड्डा दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा सेकंड पे है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में थर्ड पे है, सियोल इंचियोन हवाई अड्डा जो है ये, और फिर टोक्यो नारिता हवाई अड्डा है, ये 5वें नंबर पे है। स्काई ट्रैक्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंसल्टेंसी है और एयरलाइन और हवाई अड्डा समीक्षा और रैंकिंग ये जारी करती रहती है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मुहैद अल हिंदी में भाग लिया? तो अल मुहैद अल हिंदी 2021 जो हो रहा है, ये कहाँ का नौसेना अभ्यास है, इसको आपको बताना है। और ये नौसेना अभ्यास है सऊदी अरेबिया का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021 का जो ये हुआ, ये पोर्ट अल जुबैल हमारा INS कोच्चि पहुंचा, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और रियाद में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास अल मुहद अल हिंदी 2021 का बंदरगाह चरण ये हो रहा है, ये शुरू हो गया, ऐसा बताया गया। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पेपर दे रहे हैं UPPSC के RO ARO में पार्टिसिपेट हो रहे हैं या कोई अन्य पेपर दे रहे हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से मैसेज है। टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। बैलेंस्ड पेपर होता है, ऐसे ही क्वेश्चन हम इसमें शामिल करते हैं। और आप हमारा टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको करंट अफेयर के PDFs और ये सारी चीजें फ्री दी जाती हैं। आपको स्कोर करने में, स्कोर बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अभी बात हो रही थी युवा की, तो युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 122। कितनी है रैंकिंग? 122, 122। ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, 181 देशों में 122वें स्थान पर है ये। और सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष और नाइजर अंतिम स्थान पर आता है। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता, समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी, इन सबको मिला के ये बनाया जाता है। 0 से 1 के बीच में इसका स्कोर होता है, 1 को हाईएस्ट और 0 को लोएस्ट माना जाता है। भारत के सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह का नाम क्या है, जो अपनी सीमाओं सहित उपमहाद्वीप की बेहतर निगरानी करेगा? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है GISAT-1। GISAT-1 इसका नाम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह है और ये भारत लॉन्च करने जा रहा है। 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं सहित उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं, सब कॉन्टिनेंट जो एरियाज हैं, उनकी सीमाओं को भी ये देखेगा, वॉच करेगा, निगरानी करेगा। 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित ये किया जा रहा है, आज ही के दिन। और इसरो का ये जो GSLV F10 रॉकेट है, तो इसको GISAT-1 और कोड नेम EOS-3 को जियो ऑर्बिट में ये डालेगा। मतलब किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो GSLV F10 के द्वारा। और ये इस साल भारत का प्राथमिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण होगा, प्राइमरी सैटेलाइट का पहला प्रक्षेपण होगा, जो कि मतलब 12 तारीख को किया गया। इनमें से, यानी आज ही के दिन, इनमें से भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल कौन सी है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, ITCM इसको बोलते हैं, पहली कौन सी है? तो ये जो पहली क्रूज मिसाइल है ये कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
और इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है निर्भय। याद है आपको? निर्भय। निर्भय जो है ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है, चांदीपुर उड़ीसा में जो हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है आईटीआर, वहां से मध्यम दूरी की ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। इसका भी परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण। भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यही है, निर्भय। भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल भारत की पहली है ये। और ये जो मिसाइल है ये 200 से 300 किलोग्राम का जो कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरीके का हथियार ये उपयोग कर सकती है, ले जा सकती है। और मिसाइल को कई प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। 0.7 से 0.9 मैक की इसकी स्पीड है और ये जो ध्वनि की गति से लगभग 7 गुना तेज गति में भी यात्रा कर सकती है। तो ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा क्योंकि ये इसमें प्रश्न बन सकते हैं। निर्भय, एंटी टैंक कोई आता है, भीम वगैरह, उसमें सब प्रश्न आते हैं। तो ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं अच्छे से। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, वीकली टेस्ट देना चाहते हैं तो 109 का सब्सक्रिप्शन है आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर। आप जाके अगस्त का डेली 30 सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज करें जिससे मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा। वहां पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसमें आप बता देंगे तो हम उसको किसी दिन डिस्कस कर देंगे। अभी मैं पेंडिंग है मैं सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, एक दिन में सारा कर दूंगा, आधे एक घंटे आके। थैंक यू सर।